कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टडी अबाउट एल्गी। तो एल्गीज क्या है? तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, आपने देखा होगा कहीं पे भी हमारे छत पे जब पानी जमा होता है तो ग्रीन ग्रीन कलर की स्टिकी सी लेयर यहाँ पे आ जाती है उसके ऊपर। तो वो जो ग्रीन कलर की लेयर स्टिकी से आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गीज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको काई, काई लग गई पानी के ऊपर। अक्सर रुके हुए पानी में आपने देखा होगा मोटी मोटी ग्रीन कलर की लेयर्स आ जाती है। तो वो कौन सी एल्गीज होती हैं जो ग्रीन कलर की तालाबों के ऊपर आपको देखने को मिलती है? मोस्टली होती है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी तालाबों के ऊपर। कहीं पे पानी अगर रुका है तो ग्रीन कलर की लेयर बेटा ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको सुनना है, समझना है एल्गीज के बारे में कि एल्गी का जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। तो आपको एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक का मतलब क्या है? या फिर लिखा होता है थैलॉइड बॉडी। तो थैलॉइड बॉडी और थैलस लाइक दोनों ही एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसमें हमें रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली डिफरेंशिएट ना हो, जिसमें हम मतलब प्लांट की एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि विच वन इज रूट, विच वन इज स्टेम एंड विच पार्ट इज लीफ, ओनली ग्रीन स्ट्रक्चर इज देयर। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस। तो थैलस का मतलब क्या है? रूट, stem and leaf are not differentiated, जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस लाइक। पहली चीज क्लियर हुई? ठीक, कि हमें रूट, स्टेम और लीफ उसमें नहीं दिखेगा, हमें बस ग्रीन कलर की बॉडी दिखेगी और उस ग्रीन कलर की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? थैलस। क्योंकि थैलस का मतलब होता है एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें हमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एल्गीज। एल्गीज का नेचर कैसा होता है? आप कहोगे यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोटिक है तो आपको अच्छे से पता होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। पहली प्रॉपर्टी ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑटोट्रॉपिक। ऑब्वियसली बात है, ग्रीन इन कलर, इट मींस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो नेचर इज ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, देन नॉन वस्कुलर थैलोफाइट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वस्कुलर? अब वस्कुलर से आप क्या समझते हैं? अब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे बच्चे पूछा जाए कि वस्कुलर का क्या मतलब होता है, तो आप ये कहोगे कि वस्कुलर का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो कर रही है बॉडी में ट्रांसपोर्ट। तो हमारी बॉडी में वस्कुलर कौन है? कहोगे ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी गैसेस हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ऑल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। अब प्लांट में ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो कहोगे फूड और वाटर। ठीक है, फूड और वाटर। तो अगर बच्चों हम प्लांट की बात करें तो आपको पता है प्लांट में होता है जाइलम, प्लांट में होता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट, और बच्चों फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो प्लांट में दोनों कैसे हो गए? वस्कुलर बंडल्स। ठीक, अब यहां पे बच्चों टर्म क्या आ रहा है? नॉन वस्कुलर थैलोफाइट। इट मींस नो जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। ठीक, दूसरा दे आर माइक्रोस्कोपिक। कुछ इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं एल्गीज कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के हम उसे सी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर टू लार्ज मल्टीसेल्युलर प्लांट्स आर देयर। ठीक है, कुछ एल्गीज जो होती है बच्चों यूनिसेल्युलर होती है और कुछ एल्गीज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर होती है। ठीक है, यूनिसेल्युलर जिनको नहीं पता वो सुन ले ध्यान से। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वन सेल परफॉर्म ऑल बॉडी एक्टिविटी, और मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, काम बटा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो पहला पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एल्गीज की स्टडी करते हैं, वैरायटी ऑफ एल्गीज की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर फ्रिश नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग बोलते
बोलते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडियन एल्गोलॉजी में जो फादर है वो कौन है बच्चों? M.O.P. इंगर, ठीक, क्लियर। तो जब एग्जाम में मेंशन हो इंडियन तब आपको इस ऑप्शन में टिक लगाना है, और जब इंडियन मेंशन ना हो तब आपको इस ऑप्शन में टिक लगाना है, ठीक। अब चलते हैं हैबिटेट के बारे में। अब डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज हैं, वैरायटी ऑफ एल्गीज हैं, तो उन्हीं एल्गीज की भी वैरायटी ऑफ हैबिटेट है जहां पे वो एल्गीज क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, सर्वाइव करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल्गीज अकेले वैरायटी ऑफ हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर। अब कुछ एल्गीज जो होती है वो कहाँ ग्रो करती है? पॉन्ड वाटर में, ठीक है, लेक्स में। अब रिवर तो चलती है, मूवेबल है, तो उस पर ग्रो नहीं करती है, ठीक है। कुछ एल्गीज ग्रो करती है हॉट वाटर स्ट्रीम्स में, गर्म पानी के झरने जिनका टेम्परेचर 100 से ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ सी में ग्रो करती है बेटा, सी और मॉइस्ट है। अब सी के सराउंडिंग में जो रीजन है, मॉइस्ट रीजन जहाँ पे नमी है, वहां पे भी एल्गीज ग्रो करती है, ठीक है। कुछ प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करती हैं और कुछ एनिमल बॉडी के ऊपर भी ग्रो करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, सपोज ये है बेटा एक प्लांट बॉडी, ठीक है, ये स्टेम वाला रीजन है, ये प्लांट है, ये स्टेम, ठीक। अब आपने देखा होगा कि जो स्टेम वाला रीजन है उसमें ग्रीन ग्रीन एल्गीज लग जाती है पेड़ों में, जो वुडी रीजन होता है उसके ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एल्गीज को हम लोग बोलते हैं एपीफाइट्स। एपी का मतलब होता है कि पेड़ किसी के ऊपर ग्रो करना। अब ये टर्म आ जाएगा एपिजोइक। तो जोइक का मतलब बच्चों क्या है? एनिमल, एपी का मतलब ऊपर। एनिमल बॉडी में जो ग्रो करेगा ऊपर उसको बोलेंगे एपिजोइक, और प्लांट बॉडी के ऊपर जो ग्रो करेगा उसको बोलेंगे हम एपीफाइट्स, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट नहीं है आपको? नेक्स्ट, अब कुछ एल्गीज जो होती है वो बैंथोफाइट्स होती है। बैंथोफाइट्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंथोफाइट्स? बैंथोफाइट्स का मतलब होता है जो कीचड़ वाला पानी होता है, ठीक है, अटैच टू द बॉटम और मड अंडर वाटर। तो पानी की जो निचली सरफेस होती है, जब वहां पे एल्गीज ग्रो करती है, लोअर सरफेस ऑफ द वाटर रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं बैंथोफाइट्स, ठीक है। कौन ग्रो करती है उसमें? कारा। कारा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन वॉट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पत्थर पे भी ग्रो कर जाती है एल्गी, ठीक। फ्यू एल्गीज कहाँ होती है कहोगे? बैंक ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, तालाब के किनारे पे और लेक के किनारे पे आपको मिलेगी। तो कौन सी एल्गीज है कहोगे? रिवुलारिया, ठीक है। कुछ एल्गीज जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब गर्म पानी के झरनों में, ठीक है। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम एल्गीज आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन बैंक ऑफ पॉन्ड, ठीक है। अब बैंक ऑफ पॉन्ड का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ तालाब के किनारे, स्पाइरोगैरा। मैंने अभी आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि तालाब जहां पानी रुका हुआ है वहां किनारे रीजन में देखो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ग्रो करता है। कौन ग्रो करता है? स्पाइरोगैरा। अभी एग्जांपल दिया था आपको एपिफिटिक का, प्लांट के ऊपर जो एल्गीज ग्रो करते हैं उनको एपिफाइट्स बोलते हैं। ये ट्री की ब्रांचेस पे जो ग्रो करते हैं उनको एपिफाइट्स बोलते हैं। एग्जांपल है इडोगोनियम, ठीक है। एग्जांपल्स ही आपको रख के जाने हैं एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू का। अगर मैंने आपको एपिजोइक एग्जांपल में दिया था, एपिजोइक का मतलब क्या? एनिमल की बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो कौन करता है? देखो टॉर्टोइस और क्लेडोफोरा, सॉरी प्रोटोडर्मा जो है वो टॉर्टोइस के बैक पे ग्रो करता है, ये भी एल्गी है। और जो क्लेडोफोरा है ये स्नेल की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देन सम एल्गीज लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। अब कुछ एल्गीज होती है एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रो करती हैं। अब अंदर ग्रो करती है तो क्या कहेंगे आप? एंडोजोइक। एग्जांपल जू क्लोरेला, या हाइड्रा की बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है। कुछ एल्गीज होती है पैरासाइट होती है। पैरासाइट का मतलब क्या है? बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। तो
ये जो टी और कॉफी होती है उनकी लीव्स पे ग्रो करती है, ठीक है। फाइलोबियम स्पैग्निकोलम, ये ग्रीन एल्गी है, ये स्पैग्नम प्लांट में ग्रो करती है एज अ पैरासाइट, ठीक है। रोडोकार्डियम स्पाइलेंथेटिस, ये जो ग्रीन एल्गी है ये ग्रो करती है एम्ब्रोसिया प्लांट की लीव्स पे, ठीक। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रख के जाइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटोरिया। अब ये जो ऑसिलेटोरिया है आपका, ठीक है, ये एज अ माइल्ड पैरासाइट इंसान या किसी भी एनिमल की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है ये उस पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। कुछ एल्गी जो होती है वो मरीन पे ग्रो करती है, एग्जांपल है सारगासम, ठीक है, और फ्यूकस। कुछ एल्गी जो होती है वो गीली मिट्टी डैम सॉइल पे ग्रो करती है, एग्जांपल आपको वॉक्चीरिया, ठीक है। वॉक्चीरिया को हम लोग कॉलोनी या कॉलोनियल एल्गी भी बोलते हैं, ये हमेशा आपको कॉलोनी में दिखेंगे ग्रुप बना के, ठीक है। कुछ एल्गी जो होती है बेटा मिट्टी के अंदर भी ग्रो करती हैं 1 मीटर डेप्थ तक, सॉइल के अंदर अप टू 1 मीटर ऑफ डेप्थ एल्गी ग्रो करती है, ठीक है। अब आपको कुछ एल्गी मिलेंगी ट्री के बाहर में, वॉल्स पे और स्टोन पे, एग्जांपल है सिक्टोनिमा, ठीक है। बर्फ का जो कलर चेंज होता है, कभी आप हिमालय साइड गए हो तो आपने देखा होगा कुछ बर्फ आपको रेड कलर की दिख रही है, तो जो बर्फ का जो कलर है, ठीक है, वो चेंज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गीज इनसाइड, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो एल्गीज है जो स्नो में रेड कलर क्रिएट करती है, उसमें अगर आपको क्रायोफाइलस एल्गी, ठीक है, स्नो की सरफेस पे ग्रो करती है, जो बर्फ पे ग्रो करे उसको क्रायोफाइलस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एल्गीज का नाम है क्लेमाइडोमोनास निरालिस, ठीक। नेक्स्ट नॉस्टॉक एंड एनाबिना, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये आपको मिलेगी एंथोसिरोस और अजोला प्लांट में, ठीक है। फिर कुछ एल्गी जो होती है सैकस की रूट्स पे ग्रो करती है, सैकस की रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरलोइड रूट्स, ठीक है। एग्जांपल, अभी रूट के अंदर ग्रो करते हैं, नेचर कैसा हो गया इनका एंडोफिटिक, ठीक है। और कुछ एल्गीज आपने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी क्लास में चैप्टर में कि हमेशा कुछ एल्गीज जो होती है फंगस के साथ ग्रो करती है और लैकस का क्या करती है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे एल्गीज आपको पढ़ के जाने, ठीक। कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। देखिए नेक्स्ट, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज है जो प्रोटोजोन्स की बॉडी पे ग्रो करती है, लिविंग प्रोटोजोन कॉल्ड साइनेरियम, ठीक है। ट्रैकोडेस्मियम इरेक्ट्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड सी देखा आपने, लाल कलर का जो समुंदर है रेड सी, अब वो समुंदर का कलर लाल इसलिए क्योंकि उसमें रेड एल्गीज का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो सी है वो कौन से कलर का दिखता है, रेड। एल्गी का नाम क्या है, ट्रैकोडेस्मियम इरेक्ट्रियम, ठीक। अब हम बच्चों समझेंगे फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी। अब एल्गी के फॉर्म्स, एल्गी के साइज, अब जो वैरायटी ऑफ एल्गीज है तो उनके शेप और साइज भी क्या होंगे, वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट, आंसर होगा आपका क्लेमाइडोमोनास। ये सारे पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। तो कौन सी ऐसी एल्गी है जो फ्लैजिलेट है, यूनिसेल्युलर है और इवन माइक्रोस्कोपिक है, सो आंसर इज आपका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। देन यूनिसेल्युलर है बट नॉन फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला इज एब्सेंट इन इट, योर आंसर इज क्लोरेला एंड एक्सिकाबुलारिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैजिलेट कॉलोनी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि वॉल्वॉक्स जो है कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं, ऐसी कॉलोनीज लगी होंगी और उसमें वॉल्वॉक्स होंगे, तो ये हमेशा
होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको जब दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉल बॉक्स। ठीक है, देन और ये कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर है कि आपको सिंगल मिल जाए, हमेशा आपको कॉलोनी में ही आपको ग्रो करते हुए देखेंगे। ठीक है, अगला है आपका सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट। ठीक है, अब फिलामेंट का मतलब क्या होता है? फिलामेंट का मतलब होता है सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर। एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लैडर लाइक है। अब लैडर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक, अब ये फिलामेंट कैसा है? अनब्रांच। कैसा है? अनब्रांच। अनब्रांच का मतलब क्या? कोई भी एडिशनल ब्रांचिंग नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर अनब्रांच है। और इसी फिलामेंट में मैंने अगर ऐसी ब्रांचिंग निकाल दी है तो ये फिलामेंट बच्चों कैसा हो गया? ब्रांच। ठीक है, तो अनब्रांच एग्जांपल आपको यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। ब्रांच एग्जांपल आपको क्लेडोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रैकस फॉर्म। अब ये कैसा होता है? ये जो एल्गीज होती है, अब आपको एक टर्म समझना है एल्गीज के लिए। एक टर्म होता है प्रोस्ट्रेट और एक टर्म होता है इरेक्ट। दोनों का क्या मतलब है? ये सपोज आपका सॉइल रीजन है, हमारे ट्रीज जो है वो अपवर्डली मूव करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो बेस से जब आप अपवर्डली मूव करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्ट। तो जितने भी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे वो उनका नेचर कैसा होता है बच्चों? इरेक्ट। ठीक, बट ये सॉइल का बेस और इसी सॉइल की बेस के साथ अगर एल्गीज ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोस्ट्रेट। ठीक है, वर्टिकली नहीं मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। सॉइल की सरफेस के साथ जब एल्गीज हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। और वर्टिकली मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेक्ट। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है हेटेरोट्रैकस की? अब ये जो एल्गी आपकी क्रिस्टीलिया, ठीक है, पॉलीकीट, ये डेवलप करते हैं प्रोस्टेट एज वेल एज इरेक्ट ब्रांचेस। मतलब एल्गीज आप देखोगे तो प्रोस्टेट भी ग्रो कर रहा है और इरेक्ट भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमा आपने पढ़ा हो क्या होता है? पैरेन्काइमा का मतलब होता है जो लिविंग होता है, चीजों का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेन्काइमेटस एल्गी कौन सी? अल्गा। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, समुद्र में आपको बेस में बहुत छोटे छोटे से आपको ट्रीज दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उनको बोलते हैं कैल्प। Some macroscopic algae have organ like leaf, stem and root। कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, आपको हमेशा समुद्र के बेस में देखने को मिलेगी ये एल्गी, और आपको लगेगा ये जो है वो ट्री है, बट वो ट्री नहीं होते, क्योंकि आपको उसमें स्टेम भी दिख रही होती है, रूट भी दिख रही होती है। ठीक है, और आपको ब्रांचेस भी दिख रही होती है, तो लीफ भी दिख रही है, स्टेम भी दिख रही है, रूट भी दिख रही है। मैक्रोस्कोपिक मतलब आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, माइक्रो लिखा होगा मतलब हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है? कुछ ऐसी ब्लेड्स लाइक होती है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, मतलब ऐसी मैक्रोस्कोपिक एल्गीज जिनमें आपको लीफ, स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और जो लीफ है वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रही है, तो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, क्लियर है? इन एल्गीज सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। ठीक है, जिसका रिजल्ट है कि सारा का सारा जो रीजन है वो कैसा है? पैरेन्काइमेटस। एग्जांपल ले लो। ठीक, नेक्स्ट साइफनस। साइफनस का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब जो एल्गीज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो कुछ ट्यूब लाइक है। अब ट्यूब देखिए आपने, अब ट्यूब लाइक एल्गीज होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइफनस। ठीक है, एग्जांपल आपका बॉक्टीरिया, कुछ इस तरीके की होती है बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और कुछ एल्गीज होती है लुक लाइक अ हार्ड प्लांट। एग्जांपल कारा एंड सारगासा। क्लियर है आपको इतना? ये सारे टर्म्स आपको विद एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद एग्जांपल्स में।
एग्जाम्पल्स आते होंगे तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कॉन्सेप्ट पे देना है और दूसरा ध्यान आपको एग्जाम्पल्स पे देना है। ठीक है, क्लियर है? अब पढ़ेंगे एल्गीज के रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा, हैबिटेट के बारे में, एल्गी के फॉर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एल्गीज के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब एल्गीज में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीकों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, अब अगर वैसे देखा जाए तो जो रिप्रोडक्शन है आपका एल्गीज में या किसी भी, अगर एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा 2 तरीके। पहला है आपका सेक्सुअल और दूसरा है आपका एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन इट, और एसेक्सुअल में गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इट। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 रिप्रोडक्शन अलग अलग दिखे, आपको वेजिटेटिव बताया जाएगा लेकिन वो किसके अंदर आएगा, एसेक्सुअल में, बिकॉज इन दोनों में ही गैमेट्स का यूज या गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव। अब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, हमने आपको बताया था। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है रूट, स्टेम और लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हमने बताया था आपको, फ्लावर। ठीक है, तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, अगर वो पार्ट आपका सपोज ये एल्गी है, ये एल्गी है आपकी, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एल्गी का। तो ये थैलस लाइक बॉडी है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी। ठीक है, इस पॉइंट को हम, जहां से एल्गी ग्रो करती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों एपिकल नॉच। ठीक है, ये मिडल लाइक रीजन होता है और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड। इसी राइजोइड के हेल्प, इट इज नॉट ए ट्रू रूट, इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ एल्गी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है राइजोइड का, एल्गी को किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करना। सबस्ट्रेटम क्या है, अब वो सरफेस वाटर भी हो सकती है, वो सरफेस लैंड भी हो सकती है, वो सरफेस पत्थर भी हो सकती है, जितने भी तरह की आपने एल्गीज पढ़ी, स्नो भी हो सकती है, ट्री की बार्क भी हो सकती है। तो बेस से जब एल्गी अटैच होगा, ठीक है, तो बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम। या वो सरफेस जिससे एल्गी अटैच हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो जब एल्गी अटैच होगी तो किसके थ्रू अटैच होगी, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। क्या काम होता है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सबस्ट्रेटम। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए भाई, अब ये सपोज आपको बोलो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है और इस थैलस के हो गए 3 टुकड़े। ठीक है, ये तरीके थैलस के हो गए आपके 3 टुकड़े। तो 3 अलग अलग टुकड़े जब ग्रो करेंगे तो कंप्लीट न्यू एल्गी क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। कम्स अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? देखिए, बाय दिस प्रोसेस थैलस डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट and each part later on give rise to new thallus. जितने टुकड़े होंगे उतने न्यू कंप्लीट थैलस फॉर्म होंगे। तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। एंड ये प्रोसेस किसके अंदर हम स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लियर? अब सपोज आप पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो और उसमें फ्रैगमेंटेशन आप पढ़ रहे हो एसेक्सुअल के अंदर,
तो जहां पर भी फ्रेगमेंटेशन आ जाए आप समझ जाना कि हम कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव, ठीक है, क्लियर है। और फिर जब एसेक्सुअल की बात होगी तो यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होगी, न्यू कंप्लीट थैलस का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, वैरायटी ऑफ स्पोर्स आर देयर। तो जब स्पोर्स इंक्लूड होंगे न्यू थैलस के फॉर्मेशन के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सारे स्पोर्स के थ्रू होता है, ज़ूस्पोर, हाइप्नोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, मोनोस्पोर, माइक्रोस्पोर, लाइक एकाइनिक, पार्गुला स्टेज, ठीक है। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है फॉर्म्स, जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, किसमें, अलगीज, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब जो स्पोर है, जो भी स्पोर है वो मोटाइल भी हो सकता है, इट मींस हैविंग फ्लैजिला, और वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला है तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेट, फ्लैजिला नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। जैसे अगर हम ज़ूस्पोर की बात करें तो जो ज़ूस्पोर होते हैं बच्चों, ये फ्लैजिलेट होते हैं। इनमें कितने फ्लैजिला होता है, आपको भी 2 फ्लैजिला होते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, हम अगर बात करें जिसमें फ्लैजिला नहीं है, एग्जाम्पल होगा आपका एप्लेनोस्पोर, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेट। तो अभी इसकी ब्रीफिंग स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैथड स्टार्ट करते हैं बाय ज़ूस्पोर्स, ठीक, चलो। अब आपको ध्यान से सुनना है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा डेवलपमेंट ऑफ ज़ूस्पोर है, कि हाउ ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको पूरा डेवलपमेंट समझाऊंगी, ठीक, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपकी मैंने आपको बताई, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहली चीज आपको जिसमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको हमें इसमें दिख रहा है फ्लैजिला, कितने दिख रहे हैं आपको भी 2, तो ये कैसे है, डाइफ्लैजिलेट, कैसे बच्चों, ये डाइफ्लैजिलेट, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलिनोइड, ठीक, फिर तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये नॉर्मल कब दिखेगा आपको, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर इनको एनवायरनमेंट से प्रोवाइड होगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल का मतलब क्या है, जैसे हमारी अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, घर में पानी खत्म हो गया, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, बाहर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, समझ में आया। तो इनकी अनफेवरेबल कंडीशन क्या है कि इनको प्रॉपर फूड और वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा है ताकि प्रॉपरली ग्रो कर पाए, ठीक। अब उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ही अपना फ्लैजिला लूज कर देंगे और हो जाएंगे डीफ्लैजिलेट, क्या हो जाएंगे, डीफ्लैजिलेट, ठीक। पहले फ्लैजिला है बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई ये बच्चों क्या हो गए हमारे, डीफ्लैजिलेट, ठीक है। उसके बाद इनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और एक ही बॉडी में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। तो चलो समझते हैं सीधे सीधे से स्ट्रक्चर, देखो भाई
जूस्पोर्स, ठीक है, ये आपकी समझ लो ये आपकी जूस्पोर्स है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये आपकी कंप्लीट जूस्पोर्स है, ठीक। अब आपको फ्लैजिला भी दिख रहा है इसमें, सब कुछ देखो, बट जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो आप देखो कि ये है डीफ्लैजिलेट हो गए, कैसे हो गए, डीफ्लैजिलेट हो गए। अब डीफ्लैजिलेट हो गए तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर आएंगे। अब क्या चेंजेस लेकर आएंगे, तो इनकी बॉडी में न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब जो डिवाइड हुआ है, सपोज मैंने डायग्राम बनाया था, अब ये डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग बॉडी से क्या करेंगे, फॉर्मेशन, ठीक, जो आपको इसमें दिख रहा है, ठीक। उसके बाद ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे और ये तब तक डीफ्लैजिलेट रहेंगे जब तक कि मदर बॉडी से बाहर नहीं आ जाएंगे। अब बन अंदर क्या आ रहे हैं, आपको भी ज़ूस्पोर, तो पेरेंट बॉडी जिसके अंदर ज़ूस्पोर बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़ूस्पोरेंजियम, क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। अब ज़ूस्पोरेंजियम जो है, अब ये क्या कंटेन करेगा, वो ज़ूस्पोर्स, बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, पेरेंट बॉडी रप्चर्ड हुई और पूरा का पूरा जो वेसिकल है जो ज़ूस्पोर्स कंटेन कर रहा था वो बाहर निकला, और जैसे वो बाहर निकला, अब देखिए सारे के सारे ज़ूस्पोर्स कैसे हो गए, फ्लैजिलेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको जो याद रखनी है, नॉर्मल ज़ूस्पोर है, ठीक है। अब उसको अपना अमाउंट बढ़ाना है, एक तो अमाउंट कैसे बढ़ेगा ज़ूस्पोर्स का, तो सबसे पहले क्या होगा, डीफ्लैजिलेट होंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, उसके बाद अंदर साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, एंड देन स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, ज़ूस्पोरेंजियम, क्योंकि वैरायटी ऑफ ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन इट, ठीक है। अब जो ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं अगर सारे एक ही साइज के होंगे तो हम सिर्फ ज़ूस्पोर बोलेंगे, बट अगर हमें दो साइज मिल गए, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो जैसे सपोज आप देखो जो बड़े आपको दिख रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैक्रोज़ूस्पोर। कुछ अगर छोटे छोटे भी होंगे तो उसको हम क्या, सपोज एक छोटा भी है तो हम क्या कहेंगे उसको, माइक्रोज़ूस्पोर। और अगर सारे एक ही साइज के हैं तो हम सिर्फ टर्म यूज करेंगे ज़ूस्पोर, ठीक है। उसके बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ठीक, जर्मिनेट करने के बाद न्यू थैलस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन, ठीक। इतना समझ में आया आपको, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ ज़ूस्पोर्स, ठीक। अब अगर सपोज यही से आपको एक चीज और समझनी है, एप्लानोस्पोर क्या होते हैं, देखो ध्यान से, एप्लानोस्पोर एग्जैक्टली क्या होता है, जो भी ये वेसिकल बाहर आ रही है जो ज़ूस्पोर कंटेन कर रही है, ज़ूस्पोर बाहर आने के बाद भी अगर परमानेंट डीफ्लैजिलेट होते हैं, उन परमानेंट डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो एप्लानोस्पोर इज व्हाट, आपको अगर परमानेंट डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स are called एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो है फ्लैजिला का, ठीक है। ज़ूस्पोर तो फ्लैजिला होता है, जब बड़ी ज़ूस्पोर परमानेंट डीफ्लैजिलेट हो जाए, उनमें दोबारा फ्लैजिला आए ही ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर, ठीक है। अब इसी एप्लानोस्पोर के लिए, सपोज आपका एप्लानोस्पोर, अब इसी एप्लानोस्पोर के सराउंडिंग पे अगर, ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाए, कैसा हो जाए, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो जब डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा एप्लानोस्पोर के सराउंडिंग पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइप्नोस्पोर, क्या बोलेंगे बच्चों, हाइप्नोस्पोर। फिर से सुनिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर, व्हेन ज़ूस्पोर परमानेंट डीफ्लैजिलेट forming एप्लानोस्पोर, ठीक है। आउटसाइड द एप्लानोस्पोर a double walled, a double layer structure is present, तो एप्लानोस्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइप्नोस्पोर,
ठीक है, तो तीनों स्पोर आपको समझ में आ गए। हर एक चीज आपको याद रखनी है, तीनों के तीनों स्पोर जो जर्मिनेट करेंगे तो न्यू थैलस और न्यू एल्गल का फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए। ठीक, चलो अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया वो देखिए। डिफ्लैगेलेटेड है, क्या नाम दे दिया गया, अप्लानोस्पोर। डबल बॉन्ड होगा, ये फिलामेंट है। अभी हमने आपको पढ़ा था फिलामेंट एल्गल, इन्हीं फिलामेंट्स के अंदर स्पोर्स है। डबल बॉन्ड है तो क्या बोला गया, हाइप्नोस्पोर, राइट। अब अगला है आपकी जो स्टेज है वो एक आयनिक स्टेज। एक आयनिक स्टेज क्या होती है वो भी समझिए। अब ये जो आपके हाइप्नोस्पोर है, इनका जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये नॉर्मली ज़ूस्पोर्स का जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, जब वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाए, इसमें डिवाइड हो जाए, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाए। साइटोप्लाज्म जो है वो किस में डिवाइड हो गया, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सिंगल कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाइनिक, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अभी जितने भी यहाँ पे स्पोर्स है, ये आपके एप्लानोस्पोर्स हो गए, ठीक है, इनके सराउंडिंग पे अगर स्टिकी सी शीट आ जाए, कैसी शीट आ जाए, स्टिकी शीट, तो उस स्टिकी शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज। और इस पूरी स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पाल्मिला स्टेज। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर से एक बार शुरू से रिकॉल कर लीजिए। Flagellated structure of the spore is called zoospore. Permanent deflagellated zoospores are called aplanospore. ठीक है, when aplanospores are thick-walled structure called hypnospore. ठीक है, when aplanospore cytoplasm is divided into compartments forming a structure called akinase. And when aplanospores के सराउंडिंग पे जब स्टिकी सी लेयर आ जाएगी, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्टिकी लेयर, ठीक है, उस स्टिकी लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूसिलेजिनस शीट। और उस पूरी स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, पाल्मिला स्टेज। ठीक, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। पाल्मिला स्टेज तक हमने पूरा पढ़ लिया। आप चाहो तो थ्योरी भी एक बार आप रीड मार लो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो। देखो पाल्मिला स्टेज की थ्योरी क्या है। On this process of dry condition का मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, उस स्टेज में जो ज़ूस्पोर है, जो अप्लानोस्पोर है, वो डायरेक्टली मदर सेल से बाहर नहीं आते, ठीक है। उनके सराउंडिंग पे जो स्टिकी सी शीट होती है, उसी शीट को हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक, क्लियर। अब मदर सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है उसी शीट के अंदर और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रही है, तो उस पूरी कॉलोनी को हमने क्या नाम दे दिया, पाल्मिला स्टेज। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये बाहर आएंगे उस शीट से, ग्रो करेंगे और न्यू प्लांट या न्यू थैलस क्या करेंगे, फॉर्मेशन। एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इज इट, ठीक। चलो, अब सारे स्पोर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, उसमें से एक स्पोर है एंडोस्पोर। अब ये भी आता है एसेक्सुअल मेथड के अंदर, बट ये स्पोर का फॉर्मेशन बच्चों एल्गीज में नहीं होता है, इस स्पोर का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोस्पोर। सो व्हाट इज एंडोस्पोर, देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताती हूँ। ये एक बैक्टीरिया सेल, ठीक है, और उसके अंदर
कंडीशन आएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड, ये तो आपको अच्छे से पता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल बॉन्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में सेल वॉल होती है, ठीक है, क्लियर। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी हो जाएगी बेंड, लाइक दिस, ठीक है, थोड़ी बेंड हुई। बेंड होने के बाद तो ये जो सेक्शन है, एक इसका थोड़ा सा मिस हो गया, एक सेक्शन और देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, पहले से दो पार्ट में डिवाइड हो, ठीक। डिवाइड होने के बाद ये अंदर की तरफ बेंड होने लगता है। अब जब ये बेंड हो गया अंदर की तरफ, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड होकर सेपरेट हुआ था वो भी इंटरनली मूव करेगा, ठीक। अभी जब इंटरनली मूव करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पोर है, स्ट्रक्चर आ जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, एंडोस्पोर। क्या नाम देंगे इसको, एंडोस्पोर। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कंप्लीट एंडोस्पोर का डायग्राम, ठीक। देखो देखो भाई डायग्राम, आप इसमें देखो सबसे पहले आउटर लेयर आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। उसके इनर ऑर्गेनिज्म को स्पोर शेल, फिर ये आपका कोर, देन कॉर्टेक्स। अब ये कोर है, कोर का मतलब क्या है, इट कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कोर है आपका, कोर रीजन है, और कोर रीजन के अंदर क्या है, कवर डीएनए, कोर कवर कौन कर रहा है, कवर स्पोर वॉल, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट मैंने आपको दिखाया था उसी डेवलपमेंट के थ्रू एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल बॉडी में, ठीक, क्लियर। फिर चलते हैं आगे, एक एंड हम पढ़ चुके हैं, अब सीधा आता है आपका मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर्स क्या होता है, देखें ये भी एक टाइप की बेटा एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, बट ये प्लानोस्पोर्स नहीं होते, ठीक है। यूनिसेल्युलर इन नेचर होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब इंडोजेनेसिस, ठीक। और ये जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे। एक तरह के जैसा हम बैक्टीरिया में भी एंडोस्पोर पढ़ा है, उसी तरीके से प्लांट में स्पोर्स बनते हैं और उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोर्स, ठीक है, क्लियर। जैसे एनवायरनमेंट में आएंगे बॉडी से बाहर, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, फॉर्मेशन, ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट, अगला है आपको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखिए, माइक्रोस्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे स्पोर होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब एन नेचर के होते हैं। अब जब कोई एन नेचर का है तो डायरेक्टली वो किसका फॉर्मेशन करेगा, आप कहोगे गैमेट्स का, किसका फॉर्मेशन होगा, डायरेक्टली गैमेट्स का, ठीक है। और इनका नेचर कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है, दो तरह के स्पोर होंगे, भाई मेल की बॉडी में है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल की बॉडी में है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स का। तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, क्लियर है। अब अगला है एसेक्सुअल, तो बेटा हो गया खत्म। अब है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, अभी तो आपको बहुत चीज पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होती है, गैमेट्स फ्यूज होती है और किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का, ठीक है। अब कितने
देखिए गैमीट्स का प्रोडक्शन कौन करता है? गोनाड। ठीक है, अब प्लांट है तो मेल गोनाड का नाम क्या होगा बच्चों? मेल का नाम होगा एंथ्रेडियम। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजोइड। और ये स्ट्रक्चर है आपका एंथ्रोजोइड। ठीक है, ये एंथ्रोजोइड, ये इसके फ्लैजिला है। दीज आर फ्लैजिला। ठीक, फिर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल गोनैड को हम लोग क्या कहेंगे? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपको होगी एक्सेल। अब ये जो एक्सेल इसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट। ये है उसका स्ट्रक्चर। अब जब ये दोनों गैमीट्स क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? आपको होगी ज़ायगोट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस और ज़ायगोटिक मियोसिस के थ्रू। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है स्पोरिक मियोसिस का। मतलब प्लांट की बॉडी में पहले स्पोर्स होंगे, स्पोर्स से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स फ्यूज करेंगे, ज़ायगोट बनेगा और ज़ायगोट से कंप्लीट न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, चलो जहां पर भी स्पोर वर्ड आ जाए इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 2n की। जहां पर भी गैमीट वर्ड आ जाए इसका मतलब हम बात कर रहे हैं n की। ठीक है, और स्पोर और जो गैमीट है जब ये आपस में इंटरचेंज होंगे इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिख रही है? एक आपको दिख रहा है डिप्लॉयड फेज, मतलब ये है फेज आपकी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो 2 है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, उसमें क्या आएगा? तो उसमें डेवलप होगा स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया में क्या होगी? मियोसिस। तो क्या बनेंगे? स्पोर्स। तो से कौन सी स्टेज आ गई? एन। ठीक है, समझिए। देखिए सबसे पहले ये एक लीफ है, प्लांट की एक लीफ है। सबके लिए प्रणाली में सारे प्लांट में यूज हो जाएगा। ये एक लीफ है और इस लीफ को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, अब इस लीफ के ऊपर ग्रो करेगा हमारा एक मास ऑफ सेल, और उस मास ऑफ सेल को हम बच्चे बोलेंगे स्पोरेंजियम। अगर मेल बन रहा होगा तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल बन रहा होगा तो बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। इसे हमने कॉमन नेम रखी है स्पोरेंजियम। स्पोरोफिल के आगे भी आप माइक्रो लगा सकते हो, स्पोरोफिल के आगे आप मेगा भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे, अब ये स्पोरेंजियम है, अब इसी स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स हो, और बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। अब मेल होगा तो बच्चों क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल में हमेशा क्या होती है? मियोसिस। स्पोर मदर सेल हमेशा 2n की होती है, और जैसे उसमें मियोसिस होगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होंगे? आपको होंगे स्पोर।
मियोसिस के थ्रू हमेशा 4 होते हैं। अब इस डायग्राम में आपको 3 दिख रहे हैं, और एक होगा जस्ट पीछे, और ऐसे स्पोर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्पोर। ठीक है, अब स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट बताया गया है वो डायरेक्ट है, ये स्टेप्स है। लीफ होती है उसको स्पोरिकल बोलते हैं, स्पोरिकल में डेवलप होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कंटेन करता है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और किसका फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का। तो स्पोर्स आर एम मींस हैप्लॉइड, प्रोड्यूस थ्रू meiotic division. Is it इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट दिखा है, ये क्या बन गया आपके स्पोर्स। अब यही स्पोर आगे चल किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमीट का, इसका फॉर्मेशन करेगा मेल गैमीट का। ठीक, अब जो मेल गैमीट है, अब ये क्या बनाएंगे आगे, अब ये मेल गैमेटोफाइट है, मींस एक बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी क्या है आपकी, मैंने आपको बताया अभी आपको, एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजोन, आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस egg cell। तो ये जो गैमेटोफाइट लिखा है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे, या जो गैमेटेंजिया लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रेडियम, और फीमेल को क्या बोलेंगे आर्चिगोनियम। अब इनसे क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेट्स, दो तरह के गैमेट्स है। अब मेल गैमेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, egg cell। अब ये आपस में दोनों का ही n नंबर है, ये फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और क्या बनेगा इनमें जायगोट। जायगोट ग्रो करेगा तो ये आ गया तुम्हारा कौन सी फेज आ जाएगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर एक प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ हमें दिख रही है, उस प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे का पूरा डेवलपमेंट मैं बताऊंगी। अभी आज हमने स्टडी करी है स्पोरिक मियोसिस की, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।